तो विरेचन में क्या क्या लिंग दिखते हैं? उत्तम शुद्धि, मध्य शुद्धि और अवर शुद्धि में। तो जो मिडिल वाला है मध्य शुद्धि, उसको मैंने ब्लू में लिखा है। जो कम वाला है उसको ग्रीन में लिखा है, और जो ज्यादा वाला है उसको मैंने रेड में लिखा है। तो जैसे हमने वमन का किया, वैसे हम विरेचन का भी पहले बीच वाले श्लोक से चालू करते हैं। स्यात् श्लेष्म पित्त अनिल संप्रकोपा सादस्तथा अग्नेर गुरुगात्र प्रतिशाया तंद्रा तथा छर्दि अरोगचकश्च वातानुलोम्य न च दुर्विरिक्ते। दुर्विरिक्त मतलब जिसका विरेचन ठीक तरह से नहीं हुआ है, जिसका विरेचन कम हुआ है, उसमें तीनों दोषों का प्रकोप होगा। वमन में तीनों दोषों का प्रकोप नहीं होता, उसमें कम हो जाएगा। शुद्धि अगर अल्प होगी तो सिर्फ कफ का प्रकोप होगा, शुद्धि अगर ज्यादा होगी तो वात का प्रकोप होगा। सादस तथा अग्नेर गुरुगात्रता, अग्नि साध हो जाएगा। गुरुता मतलब शरीर भारी लगना हो जाएगा। प्रतिश्याय सर्दी हो जाएगी। तंद्रा नींद आना चालू हो जाएगी। छर्दी उल्टी आना चालू हो जाएगी। अरोचक मतलब खाना ठीक से टेस्ट नहीं लगेगा। वातानुलोम्य न च दुर्विरिक्ते मतलब वातानुलोमन नहीं होगा, पेट से गैस पास नहीं होगी। अगर ठीक तरह से शुद्धि हो गई तो स्रोतो विशुद्धि इंद्रिय संप्रसादो। स्रोतो विशुद्धि मतलब सब ठीक लगना, पेट में साफ लगना, पेट साफ लगना, हल्का लगना। लघुत्वम इंद्रिय संप्रसाद का मतलब है इंद्रियां अपना काम ठीक तरह से कर सकती हैं। लघुत्वम ऊर्जा एक्टिव लगता है। अग्निर अग्नि बढ़ जाती है। अनामयत्वम मतलब जो लक्षण है वो कम हो जाते हैं। प्राप्तिश्च विट पित्त कफानिलानाम मतलब विट पहले मल, फिर पित्त, फिर कफ और फिर वात, इन क्रम से सम्यक विरिक्तस्य भवेत क्रमेण, इस क्रम से जिसका विरेचन ठीक तरह से हुआ है उसमें ये चीजें निकलती हैं क्रम से। और अगर अति विरेचन हो गया, विरेचन ज्यादा हो गया, तो फिर क्या होता है? कफास्त्र पित्त, कफ अस्त्र और पित्त मतलब कफ, रक्त और पित्त का क्षय हो जाता है। कफ सोम शक्ति है शरीर में, तो कफ का क्षय हो गया तो सोम का भी, वाटर कंटेंट का भी क्षय हो जाएगा। अस्त्र का भी क्षय हो जाएगा क्योंकि ब्लड इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वाटर कंटेंट। पित्त का क्षय जो है वो अग्नि के क्षय से समझा जाता है। अनिलोत्था, इसमें भी वात बढ़ जाता है। सुप्त्यांग मर्द क्लम वेपनाद्या, सुप्ति, सुप्ति मतलब सेंसेशन चला जाता है। कहाँ का सेंसेशन चला जाएगा? खाली खाली लगेगा पेट। अंग मर्द बदन टूटेगा, क्यों? बिकॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन के लिए वाटर इज अ मेजर कंटेंट विच इज रिक्वायर्ड। तो कुछ जरा भी हिलना डुलना हो जाएगा तो मसल में पेन होना चालू हो जाएगा अगेन, बिकॉज मस्कुलर पेन के बाद जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो एंड रिजल्ट्स के, क्रेब्स साइकिल के एंड रिजल्ट के टॉक्सिन्स होते हैं वो ब्लड नहीं ले जा पाता, क्योंकि ब्लड में भी कमी आ जाती है वाटर कंटेंट कम हो जाने की वजह से। तो उसके लिए भी अंग मर्द हो सकता है। क्लम, ताकत नहीं रहती तो कुछ करने की इच्छा नहीं रहती। बेपना मतलब ट्रेमर्स, ताकत नहीं रहती, मसल्स वीक हो जाते हैं तो ट्रेमर्स आते हैं। निद्रा बल अभाव, निद्रा और बल का अभाव कम हो जाते हैं। तम प्रवेशा, निद्रा क्यों कम हो जाती है? यहाँ दर्द कर रहा है, वहां दर्द कर रहा है, सुसु जाने का ताकत नहीं है, खाना खाने की इच्छा नहीं है, तो निद्रा कम हो जाती है, बल कम हो जाता है। तम प्रवेशा, तम मतलब अंधेरा, आंख के सामने अंधेरा आना, इस तम प्रवेश। स उन्माद हिक्काश्च विरेचते अति, तो अधिक विरेचन होने से उन्माद और हिक्का होते हैं। यहाँ पर मैं फास्ट गया था, अगर आपको याद है लास्ट लेक्चर में। तो उन्माद मतलब क्या? उन्माद मतलब मेंटली अनस्टेबल हो जाता है, मतलब पागल नहीं हो जाता, मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। उन्माद इज अ डिसीज इन विच द पर्सन बिकम्स मेंटली अनस्टेबल।
निदान स्थान में उन्माद और अपस्मार आया है तो आपको उन्माद थोड़ा बहुत तो पता है। तो उन्माद और हिक्का, हिक्का कंप्लीट वात का रोग है, तो वात बढ़ जाता है इसीलिए हिक्का आती है। तो उन्माद और हिक्का विरेचत, हिक्काश्च विरेचते अति, अधिक विरेचन के बाद उन्माद और हिक्का आ जाता है, आदमी मेंटली अनस्टेबल हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है। तो ये विरेचन की लैंगिकी परीक्षा है। ध्यान रखने जैसा क्या है कि अगर अच्छी तरह से विरेचन हो गया, अच्छी तरह से वमन हो गया, तो 4 चीजें होती हैं। फर्स्ट चीज श्रोतो विशुद्धि, वमन में थोरैक्स में लगेगा, चेस्ट में लगेगा श्रोतो विशुद्धि, खाली लगेगा, साफ लगेगा। उसके बाद विरेचन में पेट में लगेगा। ठीक है। सेकंड चीज है इंद्रियों का संप्रसार, ये वमन में भी होता है, विरेचन में भी होता है। तीसरा लघुत्व, ये वमन में भी होता है, विरेचन में भी होता है। लघुत्व कहाँ होगा? वमन में छाती में होगा, विरेचन में पेट में होगा। ऊर्जा और अग्नि बढ़ना कहाँ हो जाएगा? दोनों जगह, विरेचन में भी, वमन में भी। ठीक है। अनामयत्व, लक्षण कम हो जाना, तो आप किसी एक चीज को भी ध्यान में रखोगे तो आप दोनों चीज का लिख सकते हो। सिर्फ फर्क कहाँ है? फर्क ये है कि क्रम से क्या निकलता है। तो वमन में कफ पित्त अनिल निकलता है, मल नहीं निकलता, और विरेचन में मल पित्त कफ अनिल निकलता है। सिर्फ मल ऐड हो जाता है और पित्त और कफ अपनी जगह बदल देते हैं। ठीक है। तो एक वमन या विरेचन किसी एक की लिंग को भी याद रखोगे तो आप दोनों के लिंग एग्जाम में लिख पाओगे, क्योंकि सिर्फ एरियाज अलग अलग हैं लेकिन लिंग वही है। सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है कि प्रतिशय जो है वो वमन में नहीं होता, उसका कारण वमन में वात बढ़ा हुआ होता है। अगर अधिक वमन हो जाए, यहाँ पर जब अल्प वमन हो गया तो कफ बढ़ा है, और अल्प विरेचन हो गया, कफ बढ़ गया, पित्त निकला, कफ निकल नहीं पाया, तो प्रतिशय हो जाता है। प्रतिशय वमन में नहीं होता। बाकी सर्दी, अरोचक, वातानुलोमन नहीं होना भी नहीं होता, वातानुलोमन नीचे की तरफ होता है। तो थोड़ा बहुत लॉजिक, और बाकी का तो सेम ही है दोनों। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं विरेचन के पश्चात बस्ती। तो हमने ये देखा कि वमन 3, 5, 7 दिन का स्नेहन स्वेदन देने के बाद हमको वमन करवाना चाहिए। स्वेदन और स्नेहन जब हम देते हैं तो सम्यक स्निग्ध या सम्यक स्विन्न, इसके लक्षण जैसे आए, जैसे सम्यक स्निग्ध के लक्षण त्वचा पे ऑयलीनेस आना, या जब हम टॉयलेट करने के बाद गुद भाग को धोते हैं तो वहां पर चिकना चिकना महसूस होना, दैट इज सम्यक स्निग्ध लक्षण। सम्यक स्विन्न लक्षण मतलब हल्का लगने लगना, स्रोतों में या लक्षण थोड़े कम हो जाना, पसीना ठीक तरह से आना, ये सब सम्यक स्विन्न या स्वेदन पूरा होने के लक्षण। तो किसी को 3 दिन में हो सकता है, किसी को 5 दिन में हो सकता है, किसी को 7 दिन में हो सकता है, लेकिन 7 दिन के ऊपर स्नेहन स्वेदन नहीं करवाना चाहिए, ये भी आचार्यों ने बताया। तो सम्यक स्निग्ध या सम्यक स्विन्न होने के बाद हम पहले वमन देते हैं। वमन पूरा हो जाने के बाद जैसे उसकी शुद्धि है, उत्तम शुद्धि, हीन शुद्धि, मध्य शुद्धि, उसके हिसाब से हम एक एक अन्न काल बढ़ाते हुए, हीन शुद्धि है तो 3 अन्न, मतलब 1 अन्न काल, मध्य शुद्धि है तो 2 अन्न काल, और उत्तम शुद्धि है तो 3 अन्न काल के लिए हम पेया विलेपी कृतम कृतम च रसम यूषम ये सब देते हैं। तो 3, 5, 7 दिन का वमन विरेचन में गैप हो जाता है, यहाँ पर स्नेहन और स्वेदन देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर विरेचन के बाद जब बस्ती देना है तो कितने दिन का गैप देना है? सिंपल सा चीज है, फिर से 3, 5, 7 दिन का गैप देना है। क्यों? शुद्धि कैसे हुई है विरेचन की, उसके हिसाब से अग्नि संदीपन के लिए उतने दिन या उतने अन्न काल हमको संसर्जन क्रम देना है। अगर हीन शुद्धि हुई है तो 3 अन्न काल मतलब 1 अन्न काल देना है। अगर मध्य शुद्धि हुई है तो 2 अन्न काल देना है, और अगर उत्तम शुद्धि हुई है तो 3 अन्न काल देना है। तो विरेचन के बाद बस्ती 3, 5 या 7 दिन में देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जैसी शुद्धि है उतने अन्न काल हमको संसर्जन क्रम करने की अपेक्षा है।
आहार में क्या देना चाहिए? आहार में संसर्जन क्रम वाला आहार देना चाहिए जो लघु है और पचने में हल्का है। क्या स्नेहन स्वेदन करवाना चाहिए? स्नेहन स्वेदन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोष कोष्ठ में ही है, फिर से शाखा में नहीं गए, तो स्नेहन और स्वेदन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप विरेचन के बाद डायरेक्ट बस्ती दे सकते हैं। ध्यान रखने की चीज ये है कि बस्ती देने से पहले घृतपान करवाना चाहिए। जैसे वमन देने के पहले घृतपान 7 दिन तक करवाते थे, बस्ती देने के पहले आपको घृतपान करवाना है। घृतपान क्यों करवाना है? क्योंकि अग्नि प्रदीप्त होने के लिए, अग्नि प्रदीप्त होने के लिए, तो बाहर से स्नेहन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर से अग्नि प्रदीप्त हो, अंदर से अग्नि बढ़ जाए, इसके लिए घृतपान करवाना चाहिए। कितने दिन घृतपान करवाना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन। ठीक है, तो सबसे पहले घृतपान करवा के हम अग्नि को बढ़ाएंगे। उसके बाद 2 प्रकार की बस्ती बताई है चरक ने, एक है अनुवासन बस्ती, एक है आस्थापन बस्ती। अनुवासन को हम तैल बस्ती भी कहते हैं, आस्थापन बस्ती को हम निरूह बस्ती भी कहते हैं। इसको याद रखने की कैसी है? या तो आप एग्जाम में तैल बस्ती और क्वाथ बस्ती लिख दो डायरेक्ट, तो कंफ्यूज होने का चांस ही नहीं। तैल बस्ती ऑयल वाली बस्ती को और क्वाथ बस्ती नॉन ऑयल वाली बस्ती को, या अंकटस और नॉन अंकटस, या ऑयली और नॉन ऑयली लिख दो तो वो भी चलेगा। अगर आप आयुर्वेदिक वर्ड यूज करना चाहते हैं तो अनुवास, वास मतलब जो रहे, वास मैं इस घर में वास करता हूँ, मतलब मैं इस घर पे रहता हूँ। तो अनुवासन बस्ती जो है उसमें शरीर में ज्यादा देर तक रुकने की अपेक्षा है। तो अनुवासन बस्ती शरीर में ज्यादा देर तक रुकती है, और वास का मतलब स्मेल भी होता है। तो स्मेल किसको होता है? काढ़े को नहीं होता, लेकिन अलग अलग परफ्यूम्ड ऑयल को स्मेल होता है। तो अनुवासन बस्ती जो है वो तेल की दी जाती है, और निरूह या आस्थापन बस्ती जो है वो काढ़े की दी जाती है। तो ध्यान रखने की ये जरूरत है कि अनुवासन, कभी कभी हम वाइवा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आस्थापन क्या है और अनुवासन क्या है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो तो अनुवासन और आस्थापन से बात करता है। तो अनुवासन मतलब वास, मतलब तैल जो ज्यादा देर तक रुके, और निरूह मतलब जो फट से निकले, आया और निकल गया, निरूह। तो आया और निकल गया। तो सबसे पहले घृतपान करवाना चाहिए, और बिकॉज हम घृतपान करवा रहे हैं ये भी याद रखने की जरूरत है कि सबसे पहले तेल बस्ती, क्योंकि ऊपर से घी नीचे से तेल, तो सबसे पहले तेल बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले तेल वाली बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो शुरुआत हमेशा अनुवासन बस्ती से, फिर अनुवासन बस्ती जब दें तो फिर बाह्य स्नेहन करवा के और न अति बुभुक्षित अवस्था में निरूह करवाना चाहिए। न अति बुभुक्षित, बुभुक्षित मतलब भूख, तो अनुवासन बस्ती देके फिर निरूह बस्ती देनी चाहिए जब पेशेंट ज्यादा बुभुक्षित या भूख वाली अवस्था में ना हो। तो क्यों? अगर पेशेंट भूख वाली अवस्था में हो तो बस्ती को ऊपर खींच लेगा, और निरूह बस्ती ऊपर जाने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन तक होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन तक होके उसको निकल जाना अपेक्षित होता है। तो सबसे पहले अनुवासन बस्ती, अंदर अभ्यंतर स्नेह जो है, अभ्यंतर स्नेह मतलब घृतपान, वो हमने अनुवासन बस्ती के पहले दे दिया, फिर हमने अनुवासन बस्ती दे दी। अनुवासन बस्ती के बाद हमने बाह्य स्नेहन किया। बाह्य स्नेहन क्यों करवाते हैं? जब तेल मालिश करते हैं तो भूख बढ़ जाती है। तो अनुवासन बस्ती ज्यादा ऊपर तक जाना एक्सपेक्टेड है, निरूह बस्ती ज्यादा ऊपर तक जाना एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इसीलिए अनुवासन बस्ती के बाद हम बाह्य स्नेहन करते हैं। निरूह बस्ती के बाद हम स्नेहन नहीं करते, लेकिन निरूह बस्ती हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जिसको ज्यादा भूख नहीं लगी। अनुवासन बस्ती ऐसे पेशेंट को नहीं देते जिसको भूख लगी हुई है। अनुवासन बस्ती रादर हम पेशेंट को खाना खाने के बाद देते हैं।
कि थोड़ा सा खाना खा लिया हो उसने। तो शुरुआत अनुवासन बस्ती से, फिर बाह्य स्नेहन, फिर जब न अति बुभुक्षित अवस्था है तब निरूह बस्ती दी जाती है। और निरूह बस्ती निकल जाने के बाद, निरूह बस्ती ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम रहती है? अगर कभी निरूह बस्ती आपने दी है या देखी है या ली है, तो काढ़े की बस्ती मैक्सिमम मैक्सिमम 10 से 15 मैक्सिमम 10 से 15 मिनट। आप अभी बस्ती दे दोगे, 10 मिनट में पेशेंट टॉयलेट के कमोड पे बैठा हो। ठीक है, तो निरूह जो है वो एटलीस्ट 5 से 7 मिनट शरीर में रहनी चाहिए। लेकिन एटलीस्ट, हाँ, अगर 5 से 7 मिनट नहीं रह रही है तो इसका मतलब बस्ती देने में कोई गलती हुई है, या तो ज्यादा मात्रा में बस्ती दी है, जो व्यापद में बताया जाएगा आगे सिद्धि स्थान में, ज्यादा मात्रा में दी है, या ज्यादा गर्म बस्ती दे दी है, या काढ़े को ठीक तरह से नहीं बनाया है, या फिर बस्ती देते वक्त गुद भाग का प्रक्षोभ ज्यादा हुआ है। तो ये सब चीजें आगे वाले अध्यायों में आएंगी। तो निरूह बस्ती जो है वो कम से कम 5 से 7 मिनट रुकना जरूरी है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो होना चाहिए ना उसमें से। निरूह निकल जाने के बाद मांस सरस युक्त भोजन देना चाहिए। मांस सरस क्यों? क्योंकि मांस सरस हल्का होता है और बल्य होता है। अब निरूह बस्ती देने के बाद अनुवासन बस्ती हमने दे दी, उसके बाद हमने न अति बुभुक्षित अवस्था में निरूह बस्ती दे दी। अब निरूह बस्ती देने के बाद वापिस से अनुवासन कब दे सकते हैं? वापिस से अनुवासन हम तुरंत दे सकते हैं। तुरंत मतलब जब अधिक भोजन किए बिना 4-6 घंटे निरूह को चले गए तो हम इमीडिएटली अनुवासन दे सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम एक दिन में 2 बस्ती दे सकते हैं। ऐसे यूजुअली प्रैक्टिस में हम एक दिन में एक ही बस्ती देते हैं, लेकिन अगर जरूरत हो तो हम एक दिन में 2 बस्ती तक दे सकते हैं। सुबह हमने घृतपान करवाया, फिर घृतपान के बाद हमने अनुवासन बस्ती दे दी। अनुवासन बस्ती देने के बाद हमने स्नेहन करवाया। स्नेहन करने के बाद फिर जब अनुवासन के बाद उसको भूख लगेगी तो हमने उसको खाना खिलाया। खाना थोड़ा सा पच जाने के बाद हमने उसको निरूह बस्ती दे दी। तो शुरुआत अगर हम अनुवासन से करेंगे उस दिन की, तो हम उस दिन उसको निरूह बस्ती भी शाम को दे सकते हैं। और अगर हमने एक दिन पहले अनुवासन बस्ती दे दी हो तो दूसरे दिन सुबह हम उसको निरूह बस्ती दे सकते हैं, खाने के बाद या नाश्ते के बाद, 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद। और निरूह बस्ती जब वापस आ जाए तो हम उसको 4-6 घंटे के बाद, मतलब दोपहर को या शाम को, फिर से अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। तो चरक ने एक दिन में मैक्सिमम 2 बस्ती देने का विधान किया है, मैक्सिमम। उसने ये नहीं कहा कि आप दो ही, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आप दिन में 2 बस्ती दे सकते हो। अगर अनुवासन से चालू करोगे तो शाम को निर्मला, दोपहर में शाम को निरूह। अगर उस दिन की शुरुआत उस दिन की, बस्ती योजना की शुरुआत हमेशा अनुवासन से की जाती है, ध्यान रखिए। बस्ती योजना में कभी भी निरूह बस्ती पहले नहीं दी जाती। किसी भी पेशेंट को बस्ती देनी है तो सबसे पहले अनुवासन बस्ती, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर योजना करनी है अनुवासन निरूह, अनुवासन निरूह, अनुवासन निरूह, ऑल्टरनेट करना है, तो अगर उस दिन की शुरुआत अनुवासन से की जा रही है तो उस शाम को आप निरूह दे सकते हैं। और उस दिन की शुरुआत अगर आप निरूह से कर रहे हैं, जबकि एक दिन पहले आपने अनुवासन दे दिया है, और दूसरे दिन की शुरुआत आप निरूह से कर रहे हैं, तो आप उस दिन शाम को अनुवासन वापस से दे सकते हैं। तो ये बस्ती योजना है। बस्ती योजना 3 प्रकार की बताई है उन्होंने। अनुवासन देने का समय क्या है? सबसे अच्छा अनुवासन देने का समय तो शीत और वसंत ऋतु। शीत ऋतु मतलब कौन सा? हेमंत, शिशिर और वसंत। ये 3 ऋतु में, ये तीनों ऋतु लाइन से आते हैं, देखो, हेमंत, शिशिर और वसंत। ये तीनों ऋतु में दिन में बस्ती देना चाहिए। दिन में बस्ती देना चाहिए। कौन सा? अनुवासन। क्यों? क्योंकि शीत ऋतु है, अग्नि प्रदीप्त है, तो ज्यादा खाना खिला के अच्छी तरह से दिन में देना चाहिए। ग्रीष्म, वर्षा और शरद, तो ग्रीष्म, वर्षा और शरद भी लाइन से आते हैं। तो ग्रीष्म, वर्षा और शरद में जब गर्मी ज्यादा रहती है, ग्रीष्म में मई है,
वर्षा में जब बारिश नहीं हो रहा है तब गर्मी है, और शरद तो अक्टूबर है, अक्टूबर हीट। तो ग्रीष्म, वर्षा और शरद में रात में बस्ती देनी चाहिए। क्यों? तो ऑलरेडी शरीर में ऊष्मा ज्यादा बढ़ा हुआ है, अग्नि कम है, तो ऐसे टाइम पे रात में बस्ती देनी चाहिए। रात में मतलब 3 बजे उठा के मत दो पेशेंट को, चलो चलो बस्ती का टाइम हो गया। रात में का मतलब है उनके टाइम पे शाम कभी हो जाती थी जब गर्मी कम हो जाती थी, क्योंकि चरक जब लिखी गई थी तब लाइट नहीं होती थी, पंखा नहीं होता था, एसी नहीं होता था। तो उनके यहाँ शाम जो है वो 4 बजे के बाद होना चालू हो जाती थी, और जैसे ही सूरज ढल जाए वैसे रात होना चालू हो जाती थी। तो रात में मतलब 6:37 के बाद। अब अनुवासन के बाद निरन्न रहने का विधान है। अनुवासन के बाद उन्होंने कहा है कि पेशेंट को निरन्न रहना चाहिए। कब तक? जब तक मल त्याग नहीं हो, जब तक मल त्याग नहीं हो। ठीक है, तो इसीलिए अनुवासन और निरोह में 6-7 घंटे का फर्क हो जाता है। निरन्न रहने का विधान है, तो इसका मतलब अनुवासन जब देते हैं तो खाना खा के अनुवासन देना चाहिए। देखो एक ही चीज से कितनी चीजें निकल रही हैं। उन्होंने तो बोला कि निरन्न रहो, उन्होंने बोला सुबह घृतपान करो, फिर खाना खाओ, फिर अनुवासन ले लो, फिर निरन्न रहो जब तक मल नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि अनुवासन भी ऊपर जाने की अपेक्षा है, ज्यादा ऊपर जाना चाहिए अनुवासन, शरीर में ज्यादा देर तक रहना चाहिए। तो अनुवासन के बाद निरन्न रहो, फिर दूसरे दिन खाना खा के फिर से अनुवासन ले, दूसरे दिन खाना खा के फिर से अनुवासन। तो अनुवासन बस्ती हमेशा, तेल की बस्ती हमेशा मुख से कोई चीज खा के ली जाती है। तो इन प्रैक्टिकल थिंग्स व्हाट वी डू इज, हम पेशेंट को सुबह घी लेने को बोल देते हैं, फिर उसको कहते हैं कि बस्ती लेने के पहले आप डब्बा लेके क्लिनिक पे आ जाओ। तो जब डब्बा लेके क्लिनिक पे आ जाते हैं, तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है या फिर जब तक हम बेड को साफ कर रहे हैं, उस पर डिस्पोजेबल लगा रहे हैं, तो तब तक उसको हम कहते हैं कि अब आपके डब्बे से आप खाना खा लो। और जैसे ही उसका खाना खा के वो हाथ धो के हो जाता है, भाई लेट जाओ, और फिर उसके गुद भाग से तेल को इंसर्ट कर देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स उसको वैसे ही सोने को बोलते हैं, और फिर उसको निकल जाने को बोलते हैं। निकल जाने के पहले गुद भाग में एक कॉटन का फाया रख देते हैं, कॉटन का पिचू रख देते हैं। क्यों पिचू रखते हैं? नहीं तो तेल नीचे आने का चांसेस होता है, उसके अंडर गारमेंट्स खराब होने के चांसेस होते हैं। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकली समझनी पड़ेगी, ये सब चरक में नहीं बताएंगे। उस टाइम पे शायद लोग अंडर गारमेंट्स नहीं पहनते होंगे, वही लुंगी वुंगी में घूमते होंगे, तो तेल का ज्यादा टेंशन नहीं होगा। लेकिन आज की तारीख में बिकॉज वी आर वेयरिंग शर्ट्स एंड पैंट्स, वी शुड ऑलवेज सी टू इट दैट एक कॉटन का फाया वहां रख दिया जाए। फिर उन्होंने अनुवासन के बारे में क्या कहा कि अनुवासन, एक बार अनुवासन देने के बाद दूसरे, तीसरे या 5वें दिन फिर से दें। अब ये क्या चीज है? आज मैंने अनुवासन दे दिया, दूसरे दिन मैंने निरोह दे दिया, तो मैं दूसरे दिन शाम को अनुवासन वापस दे सकता हूँ। पिछले स्लाइड में हमने देखा था, तो दूसरे दिन मैं अनुवासन दे सकता हूँ। अगर मुझे एक दिन का गैप लेना है, जैसे हम क्लिनिक्स में करते हैं कि आज अनुवासन, कल निरोह, परसों अनुवासन, तो मैं तीसरे दिन दे सकता हूँ। तो एक अनुवासन से दूसरे दिन भी दे सकते हैं, एक अनुवासन से तीसरे दिन भी दे सकते हैं, या एक अनुवासन से 5वें दिन भी दे सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखने की जरूरत है कि इस अनुवासन के बीच में सिर्फ एक ही निरूह बस्ती आता है। आप 2 निरूह बस्ती साइड बाय साइड नहीं दे सकते। तो एक अनुवासन के बीच में, 2 अनुवासन के बीच में एक ही निरूह बस्ती आता है। हाँ, आप लाइन से 2 अनुवासन जरूर से दे सकते हो, लाइन से 2 अनुवासन जरूर से दे सकते हो, लेकिन 2 निरूह लाइन से नहीं देते, लाइन से 2 निरूह नहीं देते। तो 52 पार्टिसिपेंट अनुवासन देने के बाद दूसरे, तीसरे या 5वें दिन आप फिर से अनुवासन दे सकते हैं। आप बैक टू बैक अनुवासन भी दे सकते हैं, मतलब एक आज दे दिया, एक कल दे दिया, तो बैक टू बैक अनुवासन दे सकते हैं, लेकिन बैक टू बैक निरूह नहीं दे सकते, बैक टू बैक निरूह नहीं दे सकते। अब निरूह देने का समय, निरूह कब दे?
अनुवासन में तो हमने देख लिया कि अनुवासन जो देना चाहिए वो शीतकाल में दिन में देना चाहिए और उष्ण काल में रात में या शाम में देना चाहिए। उसके बाद अनुवासन देने के पहले घृतपान करवाना चाहिए और खाना खा के अनुवासन देना चाहिए। तेल का बस्ती ऊपर से खाना, नीचे से तेल। तो तेल का बस्ती देने के पहले खाना खिलाना चाहिए। निरूह बस्ती कब देना चाहिए? हमेशा अनुवासन के बाद। हमेशा निरूह बस्ती अनुवासन के बाद, और अनुवासन के बाद दूसरे, तीसरे या पांचवें दिन निरूह दे सकते हैं। अब यहाँ देखो, अनुवासन हमने आज दे दिया, उसके दूसरे दिन सुबह हमने निरूह दे दिया, या फिर निरूह हमने सुबह दे दिया और अनुवासन हमने शाम को दे दिया, तो दूसरे दिन सुबह हम वापस से निरूह दे सकते हैं। तो एक क्लिनिक में, बिकॉज वी आर ऑल डूइंग ओपीडी प्रैक्टिस, हमारा बड़ा बड़ा हॉस्पिटल तो है नहीं, तो हम पेशेंट को एडमिट तो रख नहीं सकते, तो पेशेंट को हम 2 बार क्लिनिक नहीं बुला सकते कि आप सुबह भी आके बस्ती देके जाओ और शाम को भी आके बस्ती देके जाओ। तो इसीलिए व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल विल डू इज वो एक दिन छोड़ के एक दिन पेशेंट्स को बस्ती लेने के लिए बुलाते हैं। तो इसीलिए दूसरे दिन, तीसरे दिन या पांचवें दिन। दूसरे दिन कब? जब शाम को अनुवासन दे दिया तो दूसरे दिन सुबह हम वापस से निरूह दे सकते हैं। तीसरे दिन कब? जब आज मैंने अनुवासन दिया है, कल निरूह दिया है, तो परसों मैं वापस अनुवासन दूंगा, और चौथे दिन मतलब डे 1 को मैंने अनुवासन दे दिया, डे 0 को मैंने अनुवासन दे दिया, डे 1 को मैंने निरूह दे दिया, डे 2 को अनुवासन दे दिया, और डे 3 को मैंने वापस से निरूह दे दिया। तो तीसरे दिन या पांचवें दिन। पांचवें दिन कब? जब हर तीसरे दिन निरूह दिया जा रहा है, तो हर पांचवें दिन आप अनुवासन दे सकते हैं। ध्यान रखने की चीज ये है कि निरूह देने के पहले हमेशा अनुवासन दिया जाता है, और अनुवासन देने के पहले निरूह देना ही पड़ता है, ऐसे नहीं। आप 2 अनुवासन बैक टू बैक भी दे सकते हो। ठीक है। तो अब बस्तियों की संख्या, कितनी संख्या में बस्ती देना चाहिए। अब बस्ती वात की चिकित्सा है, बस्ती जो है वो वात की चिकित्सा है। तो जब वातज रोग है तो ज्यादा बस्ती देनी पड़ेगी, पित्तज रोग है तो मध्य में, और कफज रोग है तो कम बस्ती देनी पड़ेगी। तो जब कफज रोग है तो 1 से 3 बस्ती संख्या टोटल। अब ये संख्या किस चीज की है? 1 अनुवासन 1 निरूह मतलब 1 बस्ती क्रम। 3 अनुवासन 3 निरूह मतलब 6 टोटल बस्ती कफज में दे सकते हैं। अब ये 6 बस्ती जो है जो आप दे रहे हो, या 1 बस्ती जो दे रहे हो, वो अगर कफज में आपको 1 ही बस्ती देना है तो 1 अनुवासन 1 निरूह दे दिया। अगर 3 बस्ती देना है तो आपने 2 अनुवासन 1 निरूह दे दिया, क्योंकि शुरुआत और अंत जो है वो हमेशा अनुवासन से होता है, निरूह से नहीं होता। मतलब स्टार्ट और एंड इज ऑलवेज अनुवासन, ध्यान रखिए। पित्तज में 5 या 7, इसीलिए ये जो संख्या है ये सब ऑड है। 6 या 8 नहीं बोला उन्होंने, ऑड संख्या बोली है। ऑड संख्या मतलब 5 या 7। क्यों? तो अगर 5 बस्ती देनी है तो शुरुआत अनुवासन से करें, फिर निरूह, फिर अनुवासन, फिर निरूह, फिर अनुवासन, 5 हो गया। 7 करनी है तो एक दिन निरूह अनुवासन और बढ़ा दो। तो कफज में निरूह और अनुवासन अल्टरनेट दी जाती है, 1 या 3 बार। पित्तज में एक जब देंगे तब तो अनुवासन देने की जरूरत ही नहीं है, उष्ण गुण वाला तेल दे दिया तो भी चल जाएगा। और सेम इज द केस विद वातज 9 से 11, जहां शुरुआत और अंत जो है वो अनुवासन किया जाता है, और बीच में निरूह और अनुवासन को फ्लक्चुएट या अल्टरनेट किया जाता है। तो बस्ती संख्या पर हम रुक जाते हैं। ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, बाकी के अध्याय बहुत ईजी है सिद्धि स्थान के, क्योंकि उसमें सिर्फ व्यापक बताए।